नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे 8 दिन हो गए और फिलहाल अभी तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चा ही नहीं खत्म हो रही है। होना ये चाहिए था कि जनता ने ऐसी मेजॉरिटी महायुति को दी, आप फटफट यहाँ पर सीएम डिक्लेयर करते, एक मंत्रिमंडल बनाते, काम करना शुरू करते। आपने जो अपने वादे किए हैं, उन वादों पर काम करना शुरू कर दिए होते। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। कौन किससे ज्यादा शक्तिशाली है, उस यहाँ यहाँ पर उसी का निर्णय नहीं हो पा रहा है। साफ साफ एक बात समझ में आई ना, देखिए वर्तमान राजनीति में विचारधारा कहीं पीछे जा चुकी है और इस राजनीति का रिजल्ट यही होता है, चुनाव के माध्यम से जिससे यहाँ पर जनता को चूना लगाया जाता है। 19 भी याद करिए, 2014 से 19 के बीच में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और प्री पोल अलायंस होता है। उस दौरान शिवसेना और भाजपा का, जनता वोट करती, 160 पर सीट देती कि स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। जनता इंतजार करती रहती है कि हमने तो यहाँ पर एक गठबंधन को चुन लिया और उस गठबंधन में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर रार नहीं थम रही थी। अचानक से अजीत पवार टूट के आते हैं, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं 5 दिन की। बाद में पता चलता है कि शरद पवार और भाजपा के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इस वजह से अजीत पवार फिर से वापस लौट जाते हैं चाचा जी की तरफ। इसी बीच में उद्धव ठाकरे उठते हैं, पहुंच जाते हैं एनसीपी और कांग्रेस के द्वार, बन जाती है वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार। अब महाविकास अघाड़ी का निर्माण होता है। जनता समझ ही नहीं पा रही कि हमने जिस गठबंधन को चुना, वह गठबंधन यहाँ सरकार नहीं बना रहा है। ऐसा चूना लगाया गया हमको कि हम यहाँ पर क्या करें। चलिए, जो हुआ सो हुआ। उसी बीच में 2.5 साल बाद फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। एकनाथ शिंदे अचानक से टूट के भाजपा के पास आते हैं, बोलते हैं हमको यहाँ पे सरकार में शामिल करो, हम लोग यहाँ पर नई सरकार बनाएंगे। महायुति बनती है। अच्छा, बीजेपी के पास 105 विधायक थे और शिवसेना के पास 40 विधायक थे, तो 145 का जो आंकड़ा है वह फुलफिल हो रहा था। अब इस बीच में क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था। सीधी बात है कि भाजपा की गरज थी यहाँ पर, अगर वो शिवसेना के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो सीधी बात है वहां से वह टूट कर क्यों आए यहाँ पर। देखिए, राजनीति यही चलती है और राजनीति में विचारधारा कोई मतलब नहीं होता। जो जो चीज हमको यहाँ पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसी बीच में एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार भी आ जाते हैं इस गठबंधन में और महायुति में 3 पार्टनर। सीएम बन गए एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस और एक तरफ बन गए अजीत पवार। चलिए, राजनीति यही थी, चलती रहती है। फिर धोखे, दगाबाजी, यही सारी बातें पूरे चुनाव में चलती हैं। फिर 2024 आता है, विधानसभा चुनाव होता है। इस चुनाव में भी जनता ने एक गठबंधन को चुना, महायुति को, और ऐसी मेजोरिटी दी जो कि भारतीय राजनीति में बहुत कम देखी गई। 288 सीटों वाली विधानसभा में 230 सीटें और उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी 132 सीटों के साथ, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों के साथ। चलिए, सबको लगा कि भाई अब की बार तो हमने ऐसी मेजोरिटी दी है कि सरकार यहाँ बन जाएगी। लेकिन फिर वही हाल, ढाक के 3 पात। जनता यहाँ पर इंतजार करती जा रही है और उसको फिर से चूना लगा दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे, भाजपा और अजीत पवार, इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे की पार्टी यह कहती फिर रही है कि भाई, चुनाव से पहले हमको कहा गया कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये लोग भी समझ रहे थे कि भाजपा जो है 90-80 के आसपास आएगी तो हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन रिजल्ट कुछ अप्रत्याशित आ गए, 132 सीट भाजपा के लिए प्राप्त कर ली और 288 सीटों में आपको बहुमत चाहिए 145। भाजपा को यहाँ पर 13 की कमी है, वो तो आराम से जुगाड़ कर लेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाजपा इस बार झुकने के मूड में है नहीं और सीधी बात है, आरएसएस ने जैसे इस चुनाव को लड़ा है, अगर आप देखेंगे तो भाजपा की जीत में आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने अगले साल, तो ऐसे में आरएसएस नहीं चाहेगा कि यहाँ पर भाजपा के अलावा किसी और का मुख्यमंत्री हो। तो एकनाथ शिंदे को समझाने का प्रयास किया गया कि भाई देखिए, इस बार हम बहुत बड़ी पार्टी बन गए हैं, आप 57 सीटों के साथ हैं, तो ऐसे में इस बार हमारा हक बनता है। एकनाथ शिंदे पे दबाव पड़ने लगा। एकनाथ शिंदे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले कि देखिए महायुति में दिक्कत नहीं है और जो मोदी अमित शाह चाहेंगे वही होगा। उसी बीच में एकनाथ शिंदे यहाँ पर गुस्सा जाते हैं, अपने गृह जिले सतारा पहुंच जाते हैं। वहां पे पता चलता है कि उनकी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर पहुंचते हैं। आज सुबह मंदिर गए तो वहां पर मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया को कहा कि देखिए, महायुति में सब ठीक ठाक है, कल 2 तारीख है, कल हम जाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर निर्णय ले लेंगे। लेकिन अब आप समझिए, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ पर मुंह फुलाए हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए कि जब वह भाजपा के पास 2022 में आए थे तो भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए
उनके पास 40 यहाँ पर विधायक थे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और जो व्यक्ति पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, उस व्यक्ति ने, जो कि एक तरीके से 19 का चुनाव जीत कर आया था, वो तो गठबंधन में दिक्कतें हुई, लेकिन वह व्यक्ति जीत कर आया था, उस व्यक्ति ने सीएम पद का त्याग करते हुए आपको सीएम बनाया। आपका कद जो ठाणे और मुंबई के बाहर नहीं था, उस कद को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाया। तो ऐसे दौर में जब आपके गठबंधन को जीत मिली है और यह जीत उस व्यक्ति की वजह से मिली है, देवेंद्र फडणवीस ने जैसा काम किया उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एकनाथ शिंदे को यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए था कि उनकी जीत जो यहाँ पर महायुति की आई है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का रोल 70% का है। तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार उन्हीं का है और एकनाथ शिंदे को स्वतः ही यहाँ पर कहना चाहिए था कि देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर तो वो समस्याएं पैदा करने लगे। देखिए, वर्तमान राजनीति में विचारधारा कोई मतलब नहीं, हम सब समझते हैं। लेकिन अगर गठबंधन को जनता ने चुनकर भेजा है, तो उस गठबंधन के साथ न्याय होना चाहिए। जैसी रार इस समय महाराष्ट्र में मची हुई है, वैसी रार का कोई मतलब नहीं है। जनता ठगी से महसूस कर रही है कि 19 में भी यही हुआ, 24 में हमारे साथ यही हो रहा है। हम तो यहाँ पर सरकार बनाकर भेजते हैं, लेकिन पावर क्राइसिस जैसी हो रही है, पावर का टसल जैसा हो रहा है, वह टसल तो हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का यह चुनाव था। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, उसका नतीजा हमारे सामने है। एकनाथ शिंदे को ऑफर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में उनको यह समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस वर्तमान समय में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और जो चुनाव उन्होंने लड़ा और जिस तरीके से भाजपा ने यहां पर इस चुनाव को लीड किया, मुख्यमंत्री उन्हीं का बनना चाहिए। अब यहां पर बात आ रही है कि बिहार जैसा यहां पर क्यों नहीं हो रहा। इसके बारे में मैंने पहले ही बात किया, तो इकोनॉमिक बात तो वहां पर अलग है, लेकिन बिहार की राजनीति में भाजपा के पास कोई नेता भी नहीं है। बिहार की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े नेता थे सुशील मोदी। उन वो अभी कैंसर से उनकी डेथ हुई चुनाव के दौरान जब लोकसभा हो रहे थे। तो बिहार की राजनीति, भाजपा के पास कोई चेहरा भी नहीं है और नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनको हटा पाना भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सीधी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति के कंपैरिजन में बिहार को देखें तो वहां पर 3 ही पार्टी हैं और भाजपा है, जेडीयू है, आरजेडी, जो 2 साथ रहेंगे वह सरकार बनाएंगे। भाजपा और आरजेडी साथ हो नहीं सकते, तो यहाँ पर सीधी बात है कि जेडीयू ऐसी पार्टी बनती है जो दोनों साइड मूव करती है और मूव करते भी हैं। तो नीतीश कुमार का ऑरा वहां पर उस तरह से बना हुआ है कि भाजपा वहां पर कुछ नहीं कर सकती, उनके पास कोई नेता तक वहां पर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। महाराष्ट्र की स्थिति में सबसे बड़ा चेहरा वर्तमान समय में देवेंद्र फडणवीस है और उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है और जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया 2022 में कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया और 2.5 साल सरकार चलाई। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि नहीं, मैं नाराज हूं। तो अब तो उनका हक बनता है, एकनाथ शिंदे को यहां पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। लेकिन मायावती में सब ठीक हो जाएगा, यह बात सही है, लेकिन जनता के लिए यहाँ पर बहुत कुछ नहीं बचा। जनता यह देख रही है कि वर्तमान राजनीति में जो लालच महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, ऐसा लालच कहीं और नहीं होता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं 2 तारीख को होने क्या वाला है। क्या वहां पर मुख्यमंत्री के लिए जो चेहरा है, उसकी उसकी घोषणा कर दी जाएगी या फिर वही होगा जो 2019 में हुआ, जोड़ तोड़ की सरकार चलेगी। बाकी कई सारे लोग यह भी बना रहे हैं कि शरद पवार बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, अजित पवार से बात कर रहे हैं, हमारे 46 आपके 57, उनके 41 मिलकर 146, चलिए सरकार बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि अगर वो महाविकास अघाड़ी की तरफ गए तो कहानी खत्म उनकी। कोई उनकी पार्टी को बचा नहीं सकता है। यही चीज अजित पवार को भी पता है। ईडी सीबीआई की बात तो मैं यहाँ कर भी नहीं रहा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि जिस बीजेपी ने एनसीपी शिवसेना को तोड़ दिया उद्धव ठाकरे शरद पवार के रहते, उस जगह पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार का तो वो ऑरा भी नहीं है। वहां पर भाजपा आराम से उनको बर्बाद कर देगी। और दूसरा, शिवसेना में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो शिवसेना के सिंबल पर तो लड़े हैं, पर भाजपा की ओर टिल्टेड वो दिखाई देते हैं। वह नेता भाजपा के ही हैं, बस सिंबल यहाँ पर शिवसेना का दे दिया गया था, क्योंकि शिवसेना के पास अपने नेता तक नहीं थे, क्योंकि कई सारे नेता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होगा यह समय बताएगा। कल देखते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के चेहरे को नॉमिनेट किया जाता है कि नहीं किया जाता। समस्या है और समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय जय सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।